देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं और जनता के बीच जाकर चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया और सीएम ममता को चैलेंज करते हुए कहा है कि 50,000 वोटों से उन्हें हरा दूंगा। क्या कहती है पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण, क्या कहता है और वहां का राजनीति समीकरण क्या है, इसी मुद्दे पर आज की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और जनता के बीच जाकर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होगा और ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले नामांकन दाखिल कर चुकी है। नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार बीजेपी का साथ देगी और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए बीजेपी को ही लाएगी। प्रतियोगिता का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी ने 2019 में लोकसभा की 18 सीटें जीती और इस बार भारी अंतर से मजबूत सरकार बनाएंगे। आपको बताते चले कि कभी तृणमूल कांग्रेस में बड़ी भूमिका निभाने वाले शुभेंदु अब पूर्व नेता ममता को ही हराने के लिए दम भरेंगे। ममता बनर्जी ने इस बार भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी थी कि ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराएंगे। इतना ही नहीं, शुभेंदु ने कहा कि नंदीग्राम में ममता को नहीं हराया तो वह राजनीति छोड़ देंगे। शुभेंदु ने कहा कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनानी होगी। डबल इंजन की सरकार के बिना बंगाल का विकास नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के असर को काटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि खुद ब्राह्मण हिंदू परिवार से हैं और उन्हें हिंदू होना न सिखाया जाए। ममता ने कहा कि जो लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, मैं उन्हें साफ बताना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू परिवार से आई लड़की हूँ। मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो किया। हल्दिया में आयोजित रोड शो के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। स्मृति ईरानी ने हमला बोलते हुए कहा कि दीदी को खेला करने दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने कहा कि बोल रहा है नंदीग्राम, सभी के मुंह में है जय श्री राम। वहीं बंगाल के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार मुहिम के दौरान घायल हुई ममता बनर्जी को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहने पर चुनाव आयोग की गुरुवार को निंदा की और कहा कि आयोग जिम्मेदारी से नहीं बच सकता क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वही कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तृणमूल नेताओं ने दावा किया है कि यह हमला पार्टी सुप्रीमो की जान लेने का गहरा षड्यंत्र था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पड़ोसी राज्यों से असामाजिक तत्वों को हिंसा के लिए नंदीग्राम भेजा था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस ममता पर सहानुभूति बटोरने का आरोप लगा रही है। साथ ही बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर हुए कथित हमले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और कहा कि इस बात की जांच की जरूरत है। यह घटना वोट हासिल करने के लिए रचा गया नाटक तो नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासत गरमाई हुई है और सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। अब देखना यह होगा कि 2 मई को जनता किसको पश्चिम बंगाल की कमान सौंपती है, किसके सिर पर होगा ताज। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।
पश्चिम बंगाल के गणित पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले आर्या न्यूज के सवाल क्या हैं उससे आपको अवगत करा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आर्या न्यूज के सवाल क्या हैं वो बताएंगे। आपको बताते चले, ग्राफिक्स चला दीजिए ताकि दर्शक समझ पाएंगे कि आर्या न्यूज उनसे क्या सवाल पूछना चाहता है। क्या बंगाल का सियासी समीकरण क्या कहता है, नंदीग्राम की जनता के आखिर दिल में क्या है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो नंदीग्राम सबसे ज्यादा चर्चा में देखा गया है। बंगाल के रण क्षेत्र से स्थानीय मुद्दे आखिर क्यों गायब होते जा रहे हैं? बंगाल में असली खेला कौन सी पार्टी खेलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल आर्या न्यूज आपसे पूछ रहा है। ममता के आंसू दिखावी या फिर चुनावी, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। क्या ममता बनर्जी पर हुए हमले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल का सियासी रण क्षेत्र, ये आर्या न्यूज के सवाल हैं। आपको बताते चले, क्या बंगाल का रण ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी है? क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल के सियासी रण क्षेत्र की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी को ही देखा जा रहा है। ये दो जो नाम हैं ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। आर्या न्यूज के सवाल लगातार आपके सामने आते जा रहे हैं। ममता के आंसू दिखावी हैं या फिर चुनावी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको बताते चले, लगातार जैसे ममता बनर्जी को चोट लगी है उसके बाद से टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि यह हमला बीजेपी की तरफ से करवाया गया है और बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे बड़ा कि क्या ममता बनर्जी पर हुए हमले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए अब चर्चा की तरफ चलते हैं। चर्चा में शुरुआत करें, प्रदीप जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि सियासी गणित हम समझ रहे हैं पश्चिम बंगाल का, क्या कहता है आखिर? देखिए, सबसे पहले दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री के ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक होता है और उसको शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये निंदनीय है किसी भी स्टेट के सीएम के लिए। रही बात दूसरी कि जहां तक सीबीआई की जांच की बात है, देखिए सीबीआई की जांच जो होती है विशेष जो केसेस होते हैं, मैं एक एडवोकेट उसके तौर पे कह सकता हूं, उनमें होती हैं। यहाँ फेलियर ऑफ स्टेट पुलिस का है। जहां तक स्टेट में जो है ना एफआईआर होनी चाहिए और जो है सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि वो गाड़ी जिसके द्वारा, जो हमने न्यूज पे देखा है कि उसके पैर पे चोट लगी है, मैडम के पैर पे चोट लगी है, और उसका अपराधी कौन है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको अरेस्ट किया जाए और जो है पुलिस को जो है ना अपना काम करने दिया जाए। संजय चक्रवर्ती जी, शुभेंदु अधिकारी पर आप लोगों ने धमकी देने का आरोप लगा दिया। किस बात की धमकी? आप खबरों से क्या बात है? बंगाल का सियासी समीकरण संजय चक्रवर्ती जी कैसे जीतेंगे? अगर बंगाल में क्या खेला चल रहा है यही नहीं पता होगा। आपकी पार्टी के नेता ही जा करके ये बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी लगातार धमकियां दे रहे हैं जिसकी वजह से चोट लगी। शुभेंदु अधिकारी कैसी बात कर रहे हैं? टीएमसी सांसद सौगत राय ने आरोप लगाया है कि शुभेंदु अधिकारी घटना के चश्मदीदों के घर जा करके उन्हें धमका रहे हैं। चश्मदीद, क्योंकि जो चश्मदीद सामने आए थे उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ है, असल में वो सिर्फ उनको चोट लगी है क्योंकि वो अपने कार से बाहर निकल रही थी। अब आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, पार्टी में है ना अभी तक? शुभेंदु अधिकारी हैं कौन? एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे कमाल है, पार्टी के कमाल है। अब आपको पता ही नहीं शुभेंदु अधिकारी संजय चक्रवर्ती जी है कौन? नहीं, वो तो है कौन? वो तो एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे हमारे करीबी नेता, सबसे करीबी नेता रहे हैं वो। करीबी नेता किसने कहा करीबी थे? करीबी थे तो छोड़ के चले क्यों गए? किसने कहा? अगर छोड़ के चले क्यों गए? छोड़ के चले क्यों? करीबी थे तो, अगर इतने करीबी थे छोड़ के क्यों चले गए? जवाब दीजिए। वो छोड़ के चले क्यों गए अगर करीबी थे तो? जी को ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी को पता ही नहीं है सारिका जी कि आखिर शुभेंदु अधिकारी किसको धमकी देने जा रहे थे और किसको है कौन? मैं तो उनको समझता ही नहीं कुछ। ये तो आरोप लगाने से पहले पूछना चाहिए था ना संजय चक्रवर्ती जी। संजय चक्रवर्ती जी, आरोप लगाने से पहले पूछना चाहिए था ना, ये कहना चाहिए था शुभेंदु अधिकारी कौन है हमें नहीं पता है, जो चश्मदीदों के घर जाकर के लोगों को बरगला रहे हैं जाकर के। इस तरीके का बयान सामने आता ना सौगत राय की तरफ से तो ज्यादा सही लगता है। आपके बयानों से मैं सहमत होती। सारिका जैन जी, देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने ठाना है कि ममता बनर्जी को विपक्ष में बिठाना है। ममता बनर्जी घड़ियाली आंसू बहा रही है, ममता बनर्जी घड़ियालू आंसू बहा रही है झूठी चोट। मैं एक पश्चिम बंगाल की जनता से बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से एक सीएम अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो वो जनता की क्या खाक रक्षा करेगा? सारा लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस अधिकारी सब उनके
अंडर में है, उसके बावजूद उनके ऊपर हमला हो जाता है, उनको गिरफ्तार नहीं करवा पा रही है, सिर्फ मुंह से बोल पा रही है। मैं कहती हूँ कि ममता बनर्जी मानसिक रूप से व्यंग हो गई है, मानसिक रूप से वो अपाहिज हो गई है, तभी वो मुंह से बात कर रही है। अगर वो शारीरिक रूप से बीमार होती तो वो बात ही नहीं करती, वो चुप रहती, वो चुप होकर देखती, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है। इस तरह की राजनीति कर रही है। उनके पास विकास की कोई बात नहीं है, उनके पास रोजगार की कोई बात नहीं है, इंडस्ट्रीज की कोई बात नहीं है, उनके पास सिर्फ अब बात आ गई है व्हील चेयर की, क्योंकि बंगाल 10 साल से व्हील चेयर पे रहा है और अब वो खुद व्हील चेयर पर आ गई है। ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि इन मैडम को शायद अभी पता नहीं है कि ममता बनर्जी 2011 के बाद 3 चुनाव और जीत करके आई हैं, चाहे वो 2014 का हो, 16 का हो, 19 का हो। ठीक है, वो 3 चुनाव जीत करके अगर व्हील चेयर पे अगर उसको बंगाल को लेकर के आई होती तो शायद वो कब का जो है लोकसभा का चुनाव जीत तो तभी होगी जब विकास का काम आप लोगों ने किया होगा। आपने विकास का काम नहीं किया, जनता के लिए रोजगार नहीं दिया, आपने इंडस्ट्री नहीं लगाई उस एरिया में, लोग अभी तक बेरोजगार है। शुरू कर रहे हैं। आप बताइए, एक योजना तक आप नहीं दे पाए। पेट्रोल के दाम 100 रुपए क्यों हो गए, डीजल के दाम 90 रुपए के आसपास क्यों हो गए, सरसों का तेल के दाम 160 रुपए क्यों हो गया। आम आदमी जीने नहीं दे रहे हैं आप लोग, और जैसे ही कोई ऐसी बात हो, हिंदू मुस्लिम जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम जय श्री राम, बस यही करने लगते हैं आप लोग। योजनाएं बताओ ना, आपने बंगाल को क्या योजना दी, आपने एक योजना नहीं दी, आपने परिवारवाद किया, आपने कुछ भी योजना विकास करने के लिए आपने बंगाल के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई। आपने सिर्फ परिवारवाद चलाया, भ्रष्टाचार किया, हिंसा की, अपराध किए, और आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, जातिवाद किया, और कुछ इसके अलावा आपने नहीं किया। कहा कि हम लोग जेल के पास तक लेकर के आए हैं और उनको अंदर करने वाले हैं। आपने कितनों को अंदर किया है, एक भी नाम बताइए कि आपने किसी को अंदर किया हुआ है। आप इसे 2024 फिर एक बहाना लेकर के आएंगे कि हम ताला खरीद कर लेकर के आ गए हैं, और अब जो नहीं, हम लोग बहाना नहीं करते हैं, हमारी पार्टी काम करती है, धरातल पे काम करती है, हमारी पार्टी को बहाने नहीं मिलाती। आपकी तरह से ममता बनर्जी की टांग टूट गई है, आपको बहाना मिला रही है कि बीजेपी के लोगों ने उनकी टांग तोड़ दी है, जबकि साफ चुनाव में नजर आ रहा है कि उनकी जो टांग है वो दरवाजे से उसको चोट लगी है, उसके बावजूद भी वो ड्रामा कर रही है। ऐसे कोई किसी की सांत्वना लेकर तो नहीं जीत सकती ना। अपने मुख्यमंत्री बदलना क्यों पड़ गई 20 इलेक्शन, किस वजह से, ऐसी कौन सी मजबूरी आप आ गई थी? कोई है बंगाल पर है संजय चक्रवर्ती जी, किस बात की आ गई? आपके मुख्यमंत्री अभी वकील हैं, पता है ना आपको? जी, हालांकि अभी हमें जानकारी मिली है कि वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो उनको तकलीफ तो हो ही रही होगी ना। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं ना, स्थानीय मुद्दे कहाँ हैं संजय चक्रवर्ती जी? क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सवाल आर्या न्यूज़ आज पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल के रण को जीतने के लिए, सुनिए ना संजय चक्रवर्ती जी, पश्चिम बंगाल के रण को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ राम हनुमान हो रहा है, स्थानीय मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है वहां पर? किसने किया? आप बताइए, आपने अभी किया, आप भी अभी यही कह रहे हैं, आप भी अभी यही कह रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी, पश्चिम बंगाल के रण को जीतने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें, स्थानीय मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आप। बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता, आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, इसके बाद कोई नहीं करता। आज राज्यों के हाथ में होता है संजय चक्रवर्ती जी, वो कम कर सकते नहीं कर सकते, केंद्र दे देता है, चलिए ठीक है, क्यों नहीं करता? नो वोट टू बीजेपी, शैलेश गिरी जी हैं किसान नेता हमारे से, वो भी जुड़े हुए हैं। नो वोट टू बीजेपी, इसके तहत शैलेश गिरी जी किसान नेता पश्चिम बंगाल में गए और उन्होंने कहा कि घमंड चूर करना है बीजेपी का, तभी ये समझेगी कि ये जो बिल लेकर के आए हैं ये सही नहीं है, इन्हें वोट मत दो। शैलेश गिरी जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसान संगठन का जो मांग है शुरू से 3 कृषि बिल, एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूला, 3 महीने से, विगत 3 महीने से हमारा किसान बैठा हुआ है। और किसान हमारे देश की आत्मा है, और देश की आत्मा जो 2/3 आत्मा है वो जनता जनार्दन में बहुत बड़ी शक्ति निहित है। तो हमारे बंगाल में लोग जा रहे हैं या जहां भी जा रहे हैं जन जागरण में, हम किसी का विरोध नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ किसानों से ये बताने जा रहे हैं कि जो हमारी मांगों को नहीं माना है आप उसे वोट न दें, क्योंकि हमारी मांगों को नहीं मांगा है। इसके अलावे आप किसी को वोट दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको न दें। कौन सी मांग नहीं मानी बीजेपी ने? ये तो सर्वविदित है, पूरी दुनिया जानती है कि 3 कृषि बिल को वापस करना, एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाना, उस पर दंड का प्रावधान लाना और स्वामीनाथन आयोग के C2 फार्मूले को लागू करना। हाँ, ये आपकी बीजेपी ने बात नहीं मानी है। सारिका जी जवाब दीजिए, संशोधन की बात सरकार की तरफ से लगातार कही गई थी।
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दीदी ने आखिर किसानों के लिए क्या किया बंगाल में, जो यहाँ के किसान उधर उनको ये बोलने के लिए जा रहे हैं कि वोट मत दो। ममता दीदी ने जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनको भी रोक दिया, उन किसानों को भी उन्होंने उसको फायदा नहीं लेने दिया, जो उनके 7,000 रुपए उनके अकाउंट में आती है उनका फायदा भी नहीं वो लोग ले पाए। और एक भी योजना ऐसी नहीं बनाई कि जो किसानों के हित में हो। आपके पास आएंगे। केंद्र सरकार चाहती तो एक बटन से ही जो है हर किसानों के खाते में पैसा आता है। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, ये सिर्फ बरगलाने वाली बात है, बरगलाने नहीं, सीधी सीधी बात करिए। आधार से लिंक, बैंक अकाउंट आधार से लिंक होता है, पैसा देती। संजय चक्रवर्ती आपको टोक रही हूँ मैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार मैं डिबेट कर रही हूँ, ठीक है, और किसान नेता जहाँ पर वहां पर किसानों की क्या हालत है उस पर भी कर रही हूँ। आपके जितने भी प्रवक्ता, आज आपने ये बात बोली है, ठीक है, ये बेहतरीन बात थी, आपने कहा कि हाँ ठीक है डायरेक्ट केंद्र दे सकता था, लेकिन आज तक जो भी बैठता था ना वो सिर्फ यही कहते थे कि हम भीख नहीं लेंगे। पश्चिम बंगाल का किसान इतना भी गरीब नहीं है कि वो 6,000 की भीख लेगा केंद्र से, नहीं लागू होने देंगे। अब हम आप कह दीजिए कि ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि किसान सम्मान निधि को नहीं लागू होने देंगे। आप कह दीजिए, नहीं कहा था ममता बनर्जी ने, नहीं कहा था ममता बनर्जी ने, आप कह दीजिए संजय चक्रवर्ती जी। मैं मान लूंगी सारिका जी गलत कह रही है, यहाँ किसी का पक्ष लेने की बात नहीं। संजय चक्रवर्ती जी आप जवाब दे दीजिए कि ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा है। आप कह दीजिए ममता बनर्जी ने नहीं कहा, हमारे पास गलत जानकारी है। ममता बनर्जी कहे या ना कहे, अगर केंद्र सरकार कहा या नहीं, ऐसे कैसे नहीं कहा संजय चक्रवर्ती, बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आप लोग किसानों के हितैषी बनते हैं, अगर आप लोग किसानों के हितैषी बनते हैं तो जाकर के किसानों को ये भी क्यों नहीं बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में केंद्र की एक भी योजना लागू नहीं है जो किसानों के लिए लाई गई है, एक भी योजना लागू नहीं है। समझे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमेशा कैसी बात कर रहे हैं संजय? आप ये भी बताइए ना संजय चक्रवर्ती जी, आप ये भी बताइए किसानों को जाकर के, क्या आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं भोले वाले किसानों को? फेलियर है, मत कहिए फेलियर। और राज्य में बैठे आप लोग क्या कह रहे हैं? सारिका जी जवाब दीजिए। देखिए ये जो बात कर रहे हैं कि किसानों को, ममता बनर्जी हमेशा केंद्र की जब भी स्कीमें आती है उनको रोक देती है, यहाँ तक कि वैक्सीन भी गई तो उस ट्रक को भी रोक दिया गया। तो ऐसे कैसे विकास चलेगा? आज पश्चिम बंगाल की जनता बोल रही है कि हम उन लोगों को वोट नहीं देंगे जिन्होंने 80 साल की बहन को निर्वाचन में नारे लगाने से चिढ़ होती है। हम उन लोगों को वोट नहीं देंगे जो दुर्गा पूजा और दुर्गा विसर्जन में आपत्ति व्यक्त करते हैं। इसीलिए अब हम उन लोगों को वोट देंगे जो विकास की राजनीति करेंगे, जो हमारे लिए व्यापार लाएंगे, जो हमारे लिए योजनाएं लाएंगे। जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम शुरू हो गए, ये लोग फिर से शुरू हो गए। अरे विकास के बारे में बात करिए, महंगाई के बात करिए, किसान 3 महीने से आंदोलन कर रहा है, इसके बारे में बात करिए। दिल्ली में 2 बार एक साल में दंगे हो गए, इसके बारे में बात करिए ना। फेलियर के बारे में बात क्यों नहीं करते आप लोग? आपकी ममता दीदी ने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं, जरा बताइए ना चैनल को। आपकी ममता दीदी क्या क्या विकास के कार्य कर लिए जो लोगों को 2014, 2016, 2019 में जनता भारी बहुमतों से जिता करके इनको फिर से जो है इलेक्शन करती। ठीक है प्रदीप जी, पश्चिम बंगाल में असली खेला कौन खेल रहा है, बीजेपी, टीएमसी, या फिर क्योंकि अब इसमें किसान भी पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल में? प्रदीप जी, सबसे बड़ा जो खेला है या जो खेल है वो बीजेपी की केंद्रीय सरकार खेल रही है। बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि एक स्टेट इलेक्शन के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर नहीं भारत के अंदर कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर स्टेट इलेक्शन होता है और वहां पर स्थानीय मुद्दे नहीं है। चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हम वोट किसके नाम पे मांग रहे हैं? राम के नाम पे मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं। ये मुद्दे की बात है कि पश्चिम बंगाल से कोई भी मजदूर दिल्ली के अंदर या दूसरे बड़े शहरों में मजदूरी करने के लिए क्यों आता है? कोई सी भी सरकार इसका जवाब नहीं देगी आपको। बेरोजगारी की जो दर है पश्चिम बंगाल में कहां से कहां पहुंच गई है, इस मुद्दे पे ना बीजेपी बोलती है, ना टीएमसी बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। उसके अलावा देखिए अभी लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल के अंदर कितनी बुरी स्थिति थी, वहां के मजदूर हर स्टेट के अंदर परेशान हुए। ना स्टेट गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी ली, ना केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी ली, और उनके रखरखाव की, उनकी देखभाल की, उनकी मेडिसिन की, उनके खान पान की जिम्मेवारी जो है किसी ने नहीं ली। और उन मजदूरों को, बेचारों को, जो पश्चिम बंगाल से पूरे देश के अंदर मेट्रो सिटीज के अंदर विकास का कार्य करने में लगे हुए हैं, वो रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं, ना तो केंद्र सरकार को उनकी चिंता थी और ना ही टीएमसी को या पश्चिम बंगाल की जो अभी वर्तमान में सरकार है उनको थी। शिक्षा के बारे पे
ना तो बीजेपी बात करती है, ना कांग्रेस बात करती है, ना टीएमसी बात करती है। महंगाई के मुद्दे पे आप सिर्फ तेल को देखते हैं, आप डीजल को देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि सरसों का तेल 150 रुपए को पार कर गया है। बिल्कुल। आप आटे के रेट को नहीं देखते। प्लीज बात पूरी होने दीजिए। आटे के आप मजदूर अगर आटे अगर 30 रुपए किलो खाएगा या 40 रुपए किलो खाएगा तो वो अपने बच्चों के लिए कहां से अच्छी शिक्षा देगा? इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। पश्चिम बंगाल के अंदर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाके खुद प्रचार करना पड़ रहा है, इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात है? आप समझिए, पुराने समय से देखिए, क्या मनमोहन सिंह जी ने किसी भी स्टेट के अंदर जाके कांग्रेस के लिए अपनी पार्टी के नाम पे वोट मांगा था क्या? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको ये अपना आइकॉनिक लीडर मानते हैं, और अडवाणी जी के नाम पे और अटल जी के नाम पे ये वोट मांगते थे, हमें अच्छा लगता था। लेकिन आज वो परिपाटी पता नहीं खत्म हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी भी स्टेट इलेक्शन में जाके अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा। आज वो प्रधानमंत्री ना रह के आज वो बीजेपी के प्रचार मंत्री बन गए हैं। आप देखिए 2014 का चुनाव घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, मैं मान जाऊंगा उनमें से कितनी मांगे जो है उन्होंने मनवा ली है, कौन से काम कर दिए हैं। आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पूरे देश की बात देख लीजिए जी। ठीक है। आप कहते हैं एयरपोर्ट बनाए हैं, कितने एयरपोर्ट बनाए हैं? आप कहे हैं तो मेडिकल कॉलेज खोले हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं? आप कहते हैं कि रोड इतने बन रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर ही जाके देख लीजिए जहां पर सरकार है, टूटे फूटे रोड हैं। आप पूरे देश की व्यवस्था को आप देखिए ना। और मैं फिर ये कहूंगा, बीजेपी जिस भी स्टेट के अंदर इलेक्शन होता है, जब भी उनको याद आता है सीबीआई रेड डलवाएंगे उनके ऊपर, जब भी उनको याद आता है कि वहां की जो है ना कानून व्यवस्था खराब हो गई है, जब भी उनको भी ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, जैसा मैंने सबसे पहले पूछा था कि स्थानीय मुद्दे गायब हैं पश्चिम बंगाल के रण क्षेत्र से। सारिका जी देखिए, खेला होबे होने की बात करती है ममता दीदी। हमारी जो सरकार है वो विकास की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। हमारी जो सरकार है वो करती है विकास की बात हमेशा से। जो ये तुष्टीकरण, हिंसा, शौचालय बनवाने को विकास की बात कहते हैं क्या? 130 कार्यकर्ताओं का हमारा कत्ल कर दिया गया, उसकी बात करती है ममता दीदी। हमारी सरकार ऐसी बात नहीं करती कि जिससे खून खराबा हो, किसी के स्थानीय मुद्दों से खून खराबा होता है क्या सारिका जी? स्थानीय मुद्दों का जिक्र कहाँ हो रहा है? कैसी बात कर रही हैं? मैं यही बोल रही हूँ। प्रदीप जी यही कह रहे थे कि स्थानीय मुद्दों का जिक्र ही नहीं हो रहा है। ममता दीदी की स्टेट में मेरे को दिखा दो कि अरे ममता जी को छोड़ के ना, आप बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी की सरकार मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल में आई है। अगर मान लेते हैं कि टीएमसी बात नहीं कर रही है, चलिए 1% मान लेते हैं टीएमसी स्थानीय मुद्दों की बात नहीं कर रही है, बीजेपी कहाँ कर रही है? बीजेपी भी तो यही कर रही है। शैलेश गिरी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले संजय चक्रवर्ती जी सारिका जी का जवाब दीजिए। जी, इनके पास पहली बात तो विकास का कोई एजेंडा है ही नहीं, किसी भी तरह का एजेंडा नहीं है। ये जब भी भ्रष्टाचार के बारे में बात करिए, आप इनसे मैंने कहा ना 2014 के इलेक्शन ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही जीत करके आए थे और कहा था कि बस हम लोग चुनाव जिता दिए, हम इनको अंदर कर देंगे। आप ये बताइए कौन सा एक नेता इन्होंने अंदर किया? फिर भी 2019 में जनता ने फिर से भरोसा किया इनके पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था हम देर के दरवाजे के आसपास लेकर के आए हैं, बस इस बार जिता दीजिए, हम इनको अंदर कर देंगे। लेकिन क्या आज तक 2021 शुरू हो गया है, लेकिन एक भी नेता बता दिए किसी को भी उन्होंने अंदर किया? किसी को भी एक अंदर किया? किसी को नहीं किया। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने सर माथे ममता बनर्जी को भी बिठाया ना संजय चक्रवर्ती जी। क्या बोल रहे थे कि वो स्कूटर चला आप भी तो स्थानीय मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। वो गिर न आप भी स्थानीय मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। गायब है वो पश्चिम बंगाल के रण क्षेत्र से जनता के लिए। संजय चक्रवर्ती जी, ये प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है कि वो स्कूटर सीख रही हैं, कहीं वो गिर न जाए। ममता दीदी के मुंह से शोभा देता है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सवाल समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, या फिर सुनिए ना, सवाल समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, या फिर सवाल से बचने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ना आप लोग रैलियों में जाकर के स्थानीय मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं और ना ही चर्चा में कर रहे हैं, बचना चाहते हैं। सवाल समझ में नहीं आ रहा है संजय चक्रवर्ती जी। जी बताइए। देखिए, ये उल्टी सीधी बात करके खत्म करेंगे, इनको कुछ नहीं मालूम है। ममता दीदी इतना ऊट पटांग बोलती है, मोदी जी को बोलती है, जेपी नड्डा जी को बोलती है, लेकिन इनको अपनी कोई भाषा नजर नहीं आती। शैलेश गिरी जी, मैं आपकी भाषा नजर आती है। किसान पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत ने ऐलान भी कर दिया था कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां जाएंगे, जनता को समझाएंगे कि किसान बिल से किस तरीके से अहित छुपा हुआ है और सरकार भला नहीं चाहती है। ऐसा क्यों ना माना जाए शैलेश गिरी जी कि राजनीतिक छवि चमकाने की कोशिश यहां पर तथाकथित किसान नेता भी कर रहे हैं अपनी?
नहीं पल्लवी जी, ऐसी बात नहीं है। अपनी मांगों को रखना राजनीतिक छवि चमकाना नहीं है। देश की 70% जनता सरकार बनाती है। हमारी सारिका बहन कह रही हैं कि हम सबका साथ सबका विनाश, सबका साथ सबका विकास करते हैं। लेकिन आज भाजपा, केंद्र की भाजपा सरकार जो स्थिति बना दी है, आपको पता भी होगा, अभी आउट ऑफ माइंड हो रहा हूं मैं, अभी तुरंत विदेशों से एक रिपोर्ट आया है कि एक तंत्र हो गया है और उसका 1.5% पे वो आ गया है। विदेशों का रिपोर्ट है। तो भाजपा सरकार इस कदर पर आ गई है कि सबका साथ नहीं, सबका विनाश। जब देश के 70% लोगों का विनाश होगा तो जगेगा। वही सरकार बनाता है तो उसको पूरा का पूरा अधिकार है देश में जाकर देखिए जो काम में बात बताने की। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। बात पूरी होने दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक इन्होंने 15 लाख की बात की, 1 सर के बदले 10 सर की बात की, 1.5 करोड़ नौकरी की बात की। ठीक है। जितना नौकरी लाने की बात की उसके कई गुना नौकरियां खत्म हो गई। आज देश का जुआ, जो जुआ शक्ति है, जो देश का आने वाला भविष्य का कर्णधार है, उसको चौपट करने का काम किया है केंद्र सरकार। और वो सारे किसान के बेटे एक माँ के कोख से पैदा लिए। शैलेश गिरी जी, आप जो चुनावी राज्यों में किसान नेता जा रहे हैं प्रचार करने के लिए कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए, सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उठा करके देखे ना शैलेश गिरी जी, तो 2019-2014 में उनके भी उसमें था मैनिफेस्टो में कि किसान बिल वो लाएंगे। हालांकि अब वो उस बात से मुकर रहे हैं और कोई भी कांग्रेस का नेता इस बात का जिक्र तक नहीं करता है महापंचायतों में जाकर के कि हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज थी। पश्चिम बंगाल में गए हैं आप लोग, वहां पर बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। वहां की सरकार ने तो किसी भी योजना को लागू ही नहीं होने दिया किसानों को लेकर के जितनी थी। तो अगर बात करें सारी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी इस चीज में शामिल है। अब समर्थन इन्होंने भी किसी ना किसी टाइम पे किया है कि किसान बिल आना चाहिए, क्योंकि अब विरोध हो रहा है इसलिए सभी बैकफुट पर हैं। तो आप ये कहिए ना कि आराम से बैठ जाइए, दिखा दीजिए मजा के इन पार्टियों को, नहीं देंगे हम वोट। फिर ये क्यों कहना कि नो वोट फॉर बीजेपी, किसी को भी नहीं देना ना, बता दीजिए सबको। देखिए किसान का एक मिनट सारिका जी, इस चीज में लेकर आ रहे हैं। शैलेश गिरी जवाब दीजिए। 8 के भारत बंद के पहले ही एक चैनल से मैं ये बोल चुका था कि जब भी कोई राजनीतिक दल विपक्ष में रहता है तो उसको सब दिखाई देती है, और जब वो सत्ता पक्ष में बैठ जाता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। तो किसान इन राजनीतियों के चाल में फंसने वाला नहीं है। बेवजह घेरा जा रहा है कि राजनीति, देखिए 1 मिनट के लिए वोट देने के समय अब किसानों को किसान बनना होगा कि हम सरकार बनाते हैं। हम इसका भी आग्रह करने जा रहे हैं अपने किसानों से, क्योंकि हमारी एक आबादी है, हमारी कोई जाति नहीं है, आबादी है। और देश के लोकतंत्र को, अब तो रिपोर्ट भी आ चुका है कि एक तंत्र हो गया है और लोकतंत्र को ये किसान बचाएगा, एकदम पक्का विश्वास है। मैं आपके चैनल से ही बोला था कि 9 महीने तक ब्रिटिश काल में जो बिल आए थी, आबाद बिल जो 2007 में शुरू हुई थी, 9 महीने तक चली थी। तो ये देश को बचाने की लड़ाई है हम लोग। देखिए ये जो लड़ाई है, ये मोदी जी के विरुद्ध लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस भी यही नीतियां लेकर आई थी, पंजाब सरकार भी लेकर आई थी और केजरीवाल सरकार ने भी इसको पास किया था। लेकिन इनको जो प्रॉब्लम है सभी को, वो मोदी जी से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी आदमी देश के लिए काम करता है, कुछ ना कुछ विपक्षी पार्टियां उन पर हमला करने के लिए आ जाती है। तो सभी लोग मोदी जी पर इसीलिए वार कर रहे हैं कि मोदी जी अगली बार ना आए और भ्रष्टाचार फिर से शुरू हो जाए। कुछ काम तो बताइए, कुछ काम बताइए। मोदी जी ने हमेशा 5 किलो फर्टिलाइजर कम हो गया, डीजल कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, जो सब आम लोगों की सुविधा से जुड़ा हुआ है। कौन इतनी सारी योजनाएं किसानों के लिए लेकर आया, आज तक किसी ने नहीं सोचा। पिछली कांग्रेस सरकारों ने भी किसानों के बारे में नहीं सोचा जो मोदी सरकार ने सोचा है। आप इस बात पर अगर दिल पर हाथ रखकर बोलेंगे ना तो आप भी करेंगे कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर राजनीति चमकाने आए हो अपनी, क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी राजनीति चमकानी है, इसलिए आप ये बात बोल रहे हो। मैडम जी कभी खेत में गई हैं आपने देखा है कि मैं गांव की बेटी हूँ, आप सिंचाई कहाँ होती है, कटाई कैसे होती है, बुआई कैसे होती है, आपने देखा है क्या? मुझे सब मालूम है मैडम, कहीं नहीं मालूम आपको? आप एक बार चल के देखिए, यूपी के अंदर चल के देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर चल के देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर चल के देखिए। सिर्फ कह देने भर से या टीवी में 2 क्लिपें देख लेने से किसानों की समस्याओं का पता नहीं लग जाएगा आपको। मैं खुद ये समझिए, पहले ये समझिए कि किसान है कौन, समझाने की जरूरत नहीं है। जिनको आप किसान कह रहे हो, किसान मजदूर भी नहीं है। आप समझिए, आप सब ये पूरी जमीन से जुड़ी हुई हूं, मेरे को समझाओ, कोई भी पार्टी हो, आप समझिए किसान में, किसान मजदूर में और जमींदार में हमें फर्क सब जो ना करना होगा। जो किसान मजदूर हैं उनकी कोई बात ही नहीं करता।
आप किसान मजदूरों की बात करिए ना भैया। आप पंजाब के अंदर जाके देखिए, सारे हमारे बिहारी भाई मजदूरी कर रहे हैं। आप हरियाणा के अंदर जाके देखिए, हमारे सारे यूपी के भाई बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के, वो क्यों जा रहे हैं वहां पर? अगर किसानों की स्थिति अगर ठीक है मैडम, सुनिए, अगर किसानों की स्थिति ठीक है तो आप हरियाणा के खेतों में, पंजाब के खेतों में जाके देखिए, 80% मजदूर जो है वो बिहार का रहने वाला है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। अगर उनकी स्थिति ठीक है तो वहां पर जाके मजदूरी क्यों कर रहे हैं वो? आप बताइए, मजदूरी तो राजस्थान में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, पश्चिम बंगाल में भी, वहां पर खेती नहीं होती है क्या? आप बताइए। मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी तब बात कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं है, आप समझिए इस चीज को मैडम। बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, किसानों की है, आम मजदूर की बात है, आम किसान की बात है, पार्टियों की नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के नागरिक की, पश्चिम बंगाल का नागरिक आज भूखा मरने की स्थिति में क्यों आ गया? चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल, ठीक है संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए प्रदीप जी के सवाल का। ठीक है सारिका जी, संजय चक्रवर्ती जी। पश्चिम बंगाल की स्थिति अभी भी पूरे देश में दूसरे किसानों से ज्यादा बेहतर है। भूखे मरने की नौबत किसानों को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे, आप किसानों की स्थिति दूसरे देशों के हिसाब से बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए सारिका जी। संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी बात पूरी करिए। अभी इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल का दाम अब हमारे बस पे नहीं है। कल को ये कहेंगे हमारे हाथ में बीएसएल नहीं है, कल को कहेंगे ये हमारे हाथ में रेलवे नहीं है, हमारे हाथ में बंदरगाह नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक एक करके सबको प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। 2014 से पहले अडानी को कोई नहीं जानता था, आज 6 साल के अंदर अडानी इस समय इंडिया का नंबर 1 बन गया। जो राज्यों के हाथ में होता है वो तो कर सकते हैं ना आप लोग, ये बहुत या फिर दिखावा कर रहे हैं बड़ा खेला है कि ये बिल नहीं लागू होने देंगे राज्यों में, वो बिल नहीं लागू होने देंगे। केंद्र जो लाता है आप लोगों के भी हाथ में होता है। जनता को आप लोग ये नहीं बताते हैं जाकर के कि हमारे भी हाथ में है, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ राजनीति करेंगे आकर के इसमें। कहां से उनको 14 तारीख को, ठीक है 14 तारीख को घोषणा पत्र लागू करेंगे आप लोग, कोई खास वजह इसकी? संजय चक्रवर्ती जी बताइए। तो आपको घोषणा पत्र जब लागू होगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा क्या खास वजह बताइए मुझे, क्योंकि गणित समझ रहे हैं आज हम पश्चिम बंगाल का। अभी कैसे बता सकते हैं? ये आपको 14 तारीख को ही पता चलेगा। क्यों अभी क्यों नहीं? मैम अभी दर्शकों को बताइए 14 तारीख ही क्यों चुनी गई? व्हील चेयर पर ही क्यों जाएंगी ममता बनर्जी? बताइए ना, 14 तारीख ही क्यों नंदीग्राम में चुना गया है घोषणा पत्र लागू करने के लिए? नंदीग्राम को ही क्यों चुना गया? संजय चक्रवर्ती जी, नंदीग्राम को ही क्यों चुना गया? नंदीग्राम को क्यों चुना गया? इसलिए क्योंकि चैलेंज किया गया था, मैं बताऊं, चैलेंज को स्वीकार करते। चलिए ठीक है, सारिका जी से पहले पूछ लेते हैं। सारिका जी, आप लोग सिर्फ बोलते रह गए कि खेला होगा, असली खेला ना टीएमसी खेलने जा रही है 14 तारीख को। देखिए खेला होवे से काम नहीं चलेगा, विकास से काम होगा, और जो योजनाएं बनेंगी वो विकास के लिए बनेंगी, क्योंकि वहां की जनता ने 10 साल तक देखा है। सारिका जी, नंदीग्राम दिवस है 14 तारीख को, समझ रही हैं आप? 14 तारीख को इस वजह से टीएमसी जा रही है घोषणा पत्र जारी करने के लिए, वो भी नंदीग्राम को ही चुना गया है। ममता बनर्जी भी वहीं से, शुभेंदु अधिकारी भी वहीं से, और नंदीग्राम दिवस है उस दिन। कैसी बात कर रही हैं आप? इसी वजह से मैंने पूछा, असली आप सिर्फ बोलते रह गए, असली खेला टीएमसी खेल रही है। आप लोगों की सोच से भी परे, मुझे लग रहा है आपको भी समझ नहीं आया कि पूछना क्या चाहती थी मैं। देखो शुभेंदु जी वहीं के हैं, और पहले भी वहां से जीत कर आए हैं जब वो टीएमसी में थे, और अब फिर से वो जीत हासिल कर आएंगे, क्योंकि वहां की जनता ने ठाना है कि शुभेंदु जी को जिताना है और जय श्री राम का नारा लगाना है। तो इस बार जो होगा, फिर आगे जय श्री राम पे, फिर आगे जय श्री राम पे, फिर आगे जय श्री राम पे। सारिका जी कैसी बात कर रही हैं आप? मान जाइए सारिका जी, किसान पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल में, 14 तारीख को जा रहे हैं लोग घोषणा पत्र जारी करने के लिए। संजय चक्रवर्ती जी अब तो बता दीजिए ना, अब तो मैंने भी बोल दिया, दर्शक भी समझ गए कि 14 तारीख ही क्यों चुनी है आपने? 14 तारीख को ही आपको दीदी बताएंगे। ठीक है सारिका, तो दीदी को बताने का मतलब क्या है? तो क्या 14 तारीख को घोषणा पत्र जो लागू होगा, जारी करेंगे आप लोग, स्थानीय मुद्दे होंगे उसमें? बिल्कुल होंगे, स्थानीय मुद्दे ही होंगे, सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही होंगे। हमारे यहाँ पे जय श्री राम और ये सब का मुद्दा नहीं होता,
नहीं होता हमारे यहाँ पे। वो दिख रहा है रैलियों में। अगर बीजेपी की बात करें, वो जो श्री राम के नारे लगा रही है जाकर के, तो आप भी कम नहीं है। टीएमसी भी लगातार यही बोल रही है जाकर के, वो कटाक्ष करते हैं, आप उसका उत्तर देते हैं। रैलियां बस इसी बात की हो रही है। प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया। मैडम देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्टेट इलेक्शन हो या पूरे देश के इलेक्शन हो, जो मुद्दा है, चाहे वो मजदूर का हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवारों का हो, चाहे शहरों का हो, चाहे गांव का हो, इन मुद्दों से जितनी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं वो भटकाती हैं और ऐसी सेंसेशनलाइजेशन न्यूज जो है ना क्रिएट करती हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। आज तक कभी भी डिबेट जो होती है वो शिक्षा के नाम पे कभी नहीं हुई, बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए उसके ऊपर कभी खत्म नहीं हुई, सौहार्दपूर्ण जो है माहौल राज्य के अंदर, देश के अंदर कैसे बनाया जाए उसके ऊपर कभी जो है ना नहीं हुई। जो है एक धर्म के व्यक्तियों को दूसरे धर्म के व्यक्तियों से लड़ाने की कोशिश की जाती है। अब मुझे यह बताइए, बीजेपी अगर अपने आप को इतनी पाक साफ मानती है, जो दूसरी पार्टियों के नेता उन पार्टियों को छोड़ के बीजेपी के अंदर आ जाते हैं, तो क्या उनका कैरेक्टर एकदम से ठीक हो जाता है? क्या वो बीजेपी में चले जाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं? आप मुझे ये बता दीजिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, क्या वो कभी ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर जो मेंबर हैं या उनके अंदर चुने हुए जो नेता लोग हैं उनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, या उनको वो पार्टी से बाहर निकालने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? कोई नहीं करता मैडम जी। जिस स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं, सरकारी मशीनरी किसी के भी हाथ में हो, वो विपक्ष को धराशायी करने का काम करती है। चाहे कांग्रेस ने अपने टाइम में देख लिया, जब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत रही थी, ईवीएम का मुद्दा नहीं था। जब बीएसपी ने यूपी में प्रचंड बहुमत से इलेक्शन जीता तो ईवीएम का मुद्दा नहीं था। आज बीजेपी पूरे देश के अंदर जीत रही है तो कोई ईवीएम का मुद्दा नहीं है। मुद्दे क्या हैं? जो आपको जेन्युइन जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का, आप मुझे बताइए, किसी मजदूर के बच्चे को आप सरकारी स्कूल में पढ़ा के आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बनने का सपना दिखा सकते हैं क्या? नहीं होगा। एक तरफ सरकार किसी की भी हो, आप देख लीजिए पिछले 25 साल से शिक्षा का कितना प्राइवेटाइजेशन हो गया है। पहले के समय में जब मैं स्टूडेंट छात्र था, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की जो डिग्री ली, मुश्किल से 15-20 हजार में ले ली थी। आज दिल्ली के अंदर ही या बंगाल के अंदर भी अगर आप एक एलएलबी की डिग्री अगर लेने की अगर कॉस्ट की बात करें तो वो कम से कम 50 गुना बढ़ गई है। इसका जिम्मेवार कौन है? न केंद्र सरकार बताती है, न राज्य सरकारें बताती है। सारिका जी जवाब। जी देखिए, ये जो लड़ाई है ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक भ्रष्टाचार मुक्त युक्त टीएमसी की लड़ाई और एक सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की लड़ाई। विकास कहां से होगा? मुद्दों की तो बात नहीं करें, मुद्दों की तो बात नहीं करें। सबका साथ विकास, सबका विकास की तो मैं बात कर रहा हूँ। मजदूर के विकास की बात करिए ना। आप कैसे करेंगे मजदूर का विकास? बताइए आप। आपने बोला, श्री राम बोल रही थी, सुन लीजिए, आपने बोला कि वहां के लीडर जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या वो पाप साफ हो जाते हैं? संजय चक्रवर्ती जी, उसी बात में आप भी सवाल है। अगर प्रदीप जी ने ये बोला है ना कि बीजेपी में कोई नेता चला जाता है तो साफ सुथरा हो जाता है, वॉशिंग पाउडर में नहा के आ जाता है, ध्यान रखिएगा निकले आप ही के पार्टी से है। ठीक है, शांत रहिए। सारिका जी जवाब पूरा पहली बात मैं आपसे बताऊं, आपके पास आऊंगी मैं संजय जी। इतनी ठीक है, दिखाया कि उन्होंने 294 सीटों का अनाउंसमेंट किया, नहीं रुक जाइए संजय जी, बात पूरी होने दीजिए। सारिका जी बात पूरी होने दीजिए संजय जी। सारिका जी, सारिका जी ठीक है संजय जी, एक एक करके बात पूरी करिए ना। टूट गए उनको मैं इकट्ठे दे दूं। एक मिनट सारिका जी। देखिए, मैं ममता दीदी से एक सवाल करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी भाई साहब ने भी बोला है कि जवाब नहीं देगी किसी बात का। मैं ममता दीदी से पूछना चाहती हूँ, कितने स्कूल का डेवलपमेंट हुआ है, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? आप अपना जवाब दे दीजिए ना। आप सवाल पूछ रही हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए ना। आप जवाब भी दीजिए। क्या बीजेपी में जा करके वॉशिंग पाउडर है क्या? कोई ऐसी मशीन है कि जो जाता है वो एकदम साफ सुथरा होकर निकलता है, मैं आपसे यही बोलना चाह रही थी कि जो वहां पर नेता है जो बीजेपी में हमारे शामिल हो रहे हैं, वो वहां की, पहले ममता दीदी ठीक होंगी तब उनके साथ थे, लेकिन जब से देखा कि हिंसा की राजनीति होती आ रही है, भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही है,
विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, तो वो उन नेताओं ने मन बनाया कि हमें बीजेपी में जाना है और बीजेपी में विकास के कार्य करवाने हैं। नहीं, बीजेपी का जब विरोध किसने किया? मोदी का जब विरोध किया तो ममता दीदी खराब हो गई। इनकी ही बात है। अब ये पहले मानती है कि ममता दीदी पड़ता है, सोचते हैं कि भैया बीजेपी में चले जाओ, वहाँ पे हम भूल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी आपकी पार्टी में थे तब तक शुभेंदु अधिकारी को भी जानते थे, साथ में जाते थे, नारे लगाते थे जाकर के, सारे नेता बहुत सही थे। तब तक बीजेपी कह रही थी, मैंने बीजेपी से भी सवाल किया, सुनिए संजय चक्रवर्ती जी, तब तक बीजेपी कह रही थी शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है। अब संजय चक्रवर्ती जी जवाब सुन लीजिए मेरा सवाल, सुनिए ना मेरा पहले, संजय चक्रवर्ती सवाल सुनिए। बीजेपी कहती थी शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है, मत रखिए। शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए बीजेपी में, बहुत साफ हो चुके हैं वो। आपकी पार्टी में जब तक कोई, संजय चक्रवर्ती जी सवाल सुन लीजिए ना सवाल, घाट करेंगे। अरे प्रभु सवाल नहीं सुनेंगे जवाब कैसे देंगे? सुनिए शांति के साथ, पानी बोलिए, सवाल सुनिए। जब तक आपकी पार्टी में कोई है बहुत अच्छा है, दूसरे की पार्टी में गया तो भ्रष्टाचारी, आप कौन? ये सवाल आपसे मुझसे पूछ रही है। भाई बीच बीच में बोलते रहेंगे ना, बड़ी विडंबना की स्थिति हो जाती है। जी, आप राजनेताओं की बीच बीच में बोलते रहते हैं, फिर सवाल समझ में नहीं आता है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ही है संजय चक्रवर्ती जी बोलिए। दूसरी पार्टियों में नेता गए भ्रष्टाचारी हो गए, अपनी पार्टी में थे बड़े साफ सुथरे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, साफ सुथरे बिल्कुल नहीं थे। दर्ज हुआ था, क्यों रख रखा था फिर आप कर दिया था? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, सबको दरकिनार कर दिया था और इसीलिए ये पार्टी छोड़ करके गलत बात, जब उनको गलत बोल रहे हैं भाव नहीं मिला है, टीएमसी के जितने नेता छोड़ के गए हैं, जितने विधायक छोड़ के गए हैं, आरोप है आपकी पार्टी पर कि काम नहीं करने देते हैं आप लोग। थोड़ा सा उठा करके देख लीजिए, जब पार्टी छोड़ी उन लोगों ने चाहिए। आला अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, जनता की समस्या दूर नहीं करने देते, इस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें विकल्प मिल चुका है। और आप कह रहे निकाला गया, एक नाम बताइए किसे निकाला गया पार्टी से? एक नाम बताइए मुझे जरा सा कि किसी को निकाला गया तब वो दूसरी पार्टी में जाके शामिल हुआ। मैं मान जाऊंगी आपकी बात को। हेलो, सब आवाज नहीं जाएगी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि शैलेश गिरी, ठीक है शैलेश गिरी के पास जाना। शैलेश गिरी जी, सिर्फ चुनावी राज्यों में किसान जाएंगे बताने के लिए क्या कि किसान बिल सही नहीं है? सारे राज्यों में जाइए ना, सारे राज्यों में बताइए जाकर के। 2024 तक का आप लोगों ने ठाना है ना कि बॉर्डर्स पर बैठे रहेंगे। पल्लवी जी, अभी जहां चुनावी राज्य हैं वहां जाएंगे। और अभी ताजा खबर आपको आज का मैं बता रहा हूं कि पूरे सड़क पर जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा डबल डेकर पुल जो हमारे छपरा में बन रहा है, उसके मुआवजा के लिए आज छपरा में तांडव मच चुका है। और आपके चैनल के माध्यम से वहां भी हम लोग दौड़ा का और बता देना चाहते हैं कि छपरावासी निराश न हो, हमारा किसान यूनियन वहां भी जाएगा। टोपोलैंड जो चीफ यूनिवर्सिटी बनी, तो हम लोग सभी जगह जाएंगे, लेकिन अभी जहां चुनावी राज्य हैं वहां प्राथमिकता है। नहीं, फिर वही मुद्दा आ गया शैलेश गिरी। सवाल तो मेरा यही नहीं, है, देखिए जब चुनाव घोषित हो जाएगा कि इस राज्य में चुनाव है, तभी जाएंगे मैडम। 2024 तक 4 दिन पहले कन्नौज में हमारी वहां पंचायत थी, आज इटावा के भरथना में था, तो वहां भी है चुनाव। कैसी बात कर रहे हैं? अभी समय है। कई जगह कितने राज्य हैं, कितने सारे राज्य हैं, जाकर के हर जगह बताइए जाकर के कि मैं अगर आपकी बात से मैं मानूं कि किसान बिल से अहित छुपा है किसानों का, तो हर राज्य में जाकर के बताइए। देखिए, भारत चुनावी राज्य नहीं, भारत देश हमारा लंबा है, वहां जाना हमारी प्राथमिकता है। गलत बात, सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना है, हमको वहां दबाव बनाना है जाकर के कि किसान बिल सही नहीं है। शैलेश गिरी जी, क्योंकि सिर्फ चुनावी राज्य का विरोध करना है, इनको सिर्फ चुनावी राज्य की शैलेश गिरी का विरोध करना है। नहीं, मोदी का विरोध नहीं कर रहा है, जो हमारी मांग नहीं मांग रहा है। मैं तो पहले कह चुका हूं 8 दिसंबर को। मांग तो आपको आपका 1.5 साल के लिए उसको स्टे लगा दिया है, अभी क्या स्टे कोई समाधान नहीं होता है मैडम। बहुत सारे सवाल हैं, आप लोगों ने किया क्या है? 190 कंपनियों में 28 कंपनियों को बेच दिया। आज देश के किसान को बेचने जा रहे हैं आप, धरती माँ को बेचने जा रहे हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं। विकास के लिए बोलो ना, इस चीज के लिए बोलने से आपको क्या मिलेगा? अभी तो देखिए, आप लोग चुनाव जीतने के पहले अपने सारे स्टेटमेंट को अध्ययन कीजिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो उस स्टेटमेंट पे जाइए कि आप लोगों ने क्या कहा था और क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने एक काम नहीं किया है, और देश का सरकार देश का किसान बनाता है, देश का आत्मा किसान है, सभी जगह जाएगा, देश के कोने कोने में जाएगा, एक जगह देखिए देश के 125 करोड़ जब चुनाव घोषणा हो जाएगी कि इस राज्य में चुनाव है, तब एक विचारधारा की शैलेश गिरी जी जवाब दीजिए। जब ये घोषित हो जाएगा कि इस राज्य में चुनाव है तब जाएंगे? नहीं, जाएंगे। अभी जहां घोषणा हो चुकी है वो हमारी प्राथमिकता में शामिल है।
हमारे नेता सभी जगह जा रहे हैं, एकदम रूट वाइज जा रहे हैं, देश के कोने कोने में फैलेंगे, लेकिन अभी चुनावी राज्य हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब फायदा उठाया जा रहा है। प्रदीप जी, फायदा उठाया जा रहा है? मैडम बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं एक चीज कहूंगा। आप देखिए, जहां तक तेल कंपनियां हैं उनको दाम अपनी मर्जी से बढ़ाने का अधिकार है। जो बिजनेसमैन है उसको एमआरपी, मिनिमम जो सपोर्टिंग प्राइस है, वो एमआरपी रखने का अधिकार है। किसान कह रहे हैं हमारे को एनएसपी रखने का अधिकार होना चाहिए, तो कोई गलत नहीं करे। लेकिन मैं यहां पर और भी जोड़ना चाहता हूं कि मजदूर को अपनी मर्जी से अपनी मजदूरी तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ही नहीं होना चाहिए। कम से कम 60% आदमी भारत का मजदूरी करता है, तो उसको भी अधिकार होना चाहिए भाई, वो भी 500 रुपए या 1000 रुपए अपनी मजदूरी रख ले। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि आज बड़े दुर्भाग्य के साथ हम सब सुनते हैं, नरेंद्र तोमर जी हमारे कृषि मंत्री हैं, अखबारों में मैंने पढ़ा है, टीवी में मैंने पढ़ा है, वो ये कहते हैं हम कृषि बिल में संशोधन के लिए तैयार हैं। आप इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिए। नरेंद्र तोमर जी जब ये कहते हैं कि हम कृषि बिल में संशोधन को तैयार हैं, तो तैयार हैं तो कर दो ना भाई, संशोधन किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? क्या मैडम प्लीज, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैडम मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैडम मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब हमारे कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम कृषि बिल में संशोधन के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है। आपने जो कानून बनाया है वो निश्चित तौर पे किसानों के विरोध में है। अगर वो किसानों के अगर फायदे की बात होती तो आपको ये कहने पे मजबूर ना होना पड़ता कि हम कृषि बिल में संशोधन। संजय चक्रवर्ती जी, जवाब तो देना पड़ेगा। अब आवाज जा रही है आपको या नहीं जा रही है कि कौन सा जितने विधायकों ने टीएमसी का साथ छोड़ा? अब फिर नहीं सुनेंगे सवाल, फिर कहेंगे क्या पूछा था। सुनिए, कौन से जितने विधायकों ने टीएमसी का साथ छोड़ा है उनमें से किसको निकाला ममता बनर्जी ने? जवाब दीजिए। अभी आपने देखा होगा 29 विधायकों को ममता बनर्जी ने टिकट नहीं दिया। 29 विधायक ऐसे थे जिनको टिकट नहीं दिया गया। उनमें से शामिल हो गए ना जाकर के, उसमें मत जाइएगा, वरना समय की कमी है और चर्चा लंबी चली जाएगी। वही चीज है, मैं क्या कह रही हूँ, समय की कमी है। सुने संजय चक्रवर्ती जी, मेरे पास समय की कमी है। किसको निकाला? आपने कहा ममता बनर्जी निकाली, किसको निकाला ये बताइए आप, किसको निकाला? एक नाम लीजिए। टिकट नहीं दिया, उसके कई रीजंस हैं। अगर मेरे पास समय की कमी है, वरना मैं आपको वो भी बताती। एज को देखते हुए नहीं दिया गया, ठीक है ना? सियासी समीकरण पे चर्चा रखेंगे, दोबारा मैं आप ही को बुलाऊंगी। अभी आप मुझे सिर्फ ये बताइए फटाफट से 30 सेकंड में के अंदर, किसको निकाला? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग विश्वास करते हैं कि हम पहले जो मुलजिम है, मुलजिम नहीं, हम मुजरिम होता है तो विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोगों ने इन लोगों को किनारे कर दिया गया था और इनको जब आपने किनारे नहीं किया। पहली बात तो संजय चक्रवर्ती जी, उन्होंने टीएमसी से किनारा कर लिया। ये खुद ही अंगूर खट्टे वाला यहाँ पे बयान नहीं चलेगा, नहीं रह गए तो भ्रष्टाचारी। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ जवाब देना पड़ेगा मैं बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।